नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हेल्थ हाइजीन रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट इस पर चर्चा कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखो, इसमें 4 फैक्टर है जो आपके टीजीटी के लिए, ये सिलेबस के ही मैंने उठाया है और मैंने कहा चलो ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, मैंने सोचा चलो अपने बच्चों को मैं बता दूँ। हेल्थ हाइजीन रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। हेल्थ आप समझते हो, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसको कहते हैं, परिभाषा आपको मालूम है कि स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि रोग नहीं हो, केवल रोगों की अनुपस्थिति होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कुशलता भी होना चाहिए। तो हेल्थ आपको समझ में आ गया। हाइजीन के बारे में पिछले मैंने कई टॉपिक्स, होम हाइजीन, पर्सनल हाइजीन पर डिस्कस कर लिया है ना। आज मैं आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्थ हाइजीन की क्या भूमिका है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी कहते हैं समुदाय को, आप जानते हो अच्छे से। समुदाय को क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय कौन सा है, आपको मैंने समुदाय के बारे में, सामुदायिक विकास क्या होता है, कम्युनिटी किसको कहते हैं, इस पर मैंने विस्तृत रूप से एक पूरा वीडियो ही बनाया है, तो उस वीडियो में कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में समझ लेना। सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास वो विकास जो हमारे पूरे समुदाय के लिए हो रहा है। तो हेल्थ और हाइजीन का क्या रोल है सामुदायिक विकास में, क्यों हमारे भारत सरकार, क्यों घर घर कचरे का संग्रहण और उन कचरों का निस्तारण कर रही है, ताकि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, जो भी संक्रामक रोग है, जो भी कंटामिनेटेड डिजीज है, उस पर काबू पाया जा सके। समूचे विश्व में, केवल भारत में नहीं, समूचे विश्व में लाखों लोग संक्रामक रोग से पीड़ित होते हैं, संक्रमित होते हैं और कईयों की जान चली जाती है। कुछ लोग मलेरिया से मर जाते हैं, कुछ लोग पोलियो से मर जाते हैं, कुछ लोग डायरिया से मर जाते हैं, कुछ लोग डेंगू से मर जाते हैं, कुछ लोग फाइलेरिया से मर जाते हैं, कुछ लोग कोरोना से मर जाते हैं। ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है। और उन्हीं संक्रामक रोग से बचाव के लिए समुदाय को बचाने के लिए, है ना, पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए हेल्थ और हाइजीन को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। क्या भूमिका है आप समझते हो। जैसे अब भूमिका, रोल क्या मतलब क्या होता है, भूमिका। एक माता पिता की क्या भूमिका होती है, एक टीचर की क्या भूमिका होती है, वही बात है हेल्थ और हाइजीन की क्या भूमिका है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। तो पहला क्या है, गुड हेल्थ। किसके लिए, सभी व्यक्ति के लिए, जो भी समुदाय में लोग हैं। समुदाय किसको कहते हैं, जो एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, जिनका एक निश्चित भूभाग है, जिनकी कॉमन इंटरेस्ट है, जो सब मिलजुल करके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। तो जब सभी व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर उस समुदाय का विकास होगा। घर में अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आप सोचो कि केवल एक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा है, बल्कि ये सोचते हो उस व्यक्ति से रिलेटेड जो उसके माता पिता हैं वो परेशान होते हैं, उसका पति है तो परेशान होता है, पत्नी है तो परेशान होती है, बालक होते हैं तो परेशान होते हैं, दूसरे सदस्य होते हैं तो परेशान होते हैं। तो केवल एक व्यक्ति बीमार होता है तो केवल एक व्यक्ति सफ़र नहीं करता है, बल्कि उससे रिलेटेड कई लोग सफ़र करते हैं। फिर सारा पैसा कहाँ चला जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है डॉक्टर के चक्कर लगाने में, दवाइयों को खरीदने में, विभिन्न प्रकार की जांच को कराने में। तो अगर इन्फेक्शियस है ना, हेल्थ हाइजीन की मुख्य भूमिका है सामुदायिक विकास में टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी संक्रामक रोग हैं उन पर काबू पाना। क्या है, हेल्थ हाइजीन रोल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। पहला काम है इन्फेक्शियस डिजीज पर कंट्रोल करना। आप, मैं नहीं बता रही हूँ, ये यूनिसेफ का आंकड़ा है कि डायरिया के कारण जितने बच्चे, 4 से 5 लाख बच्चे जो होते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित होते हैं। आप तो 6 जानलेवा बीमारी जानते हो, टेटनस है, डिप्थेरिया है, पोलियो है, क्षय रोग है ना, काली खांसी है। इनमें से ये जो डिजीज है इनके लिए टीकाकरण हुआ है। पिछली वीडियो में बताया था कि केवल टीकाकरण करने से या एंटीबायोटिक का उपयोग करने से हम इन्फेक्शियस डिजीज पर काबू नहीं पा सकते हैं। कौन सा बेहतर उपाय है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बचाव ही इलाज से ज़्यादा अच्छा क्या है, बचाव ही उपचार है।
तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को मानते हुए हाइजीन पर विशेष ध्यान दिया गया। और संपूर्ण भारत में आप देख रहे हो घर घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, इसीलिए कि समुदाय के लोगों को स्वस्थ रखना है। तो गुड हेल्थ के लिए पहला काम टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, पहला काम तो है कि संक्रामक रोग ना फैले। विभिन्न प्रकार के जो रोग जीवाणु से, विषाणु से, पैथोजन से, कृमि से या पैरासाइट से फैलते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलते हैं, उन पर काबू पाया जा सके। तो गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? बेटर स्कूलिंग। छोटे बालक अगर इन्फेक्शियस डिजीज से परेशान हो जाते हैं, मान लो किसी बच्चे को पोलियो हो गया, तो आप ये सोचो उसका स्कूलिंग अच्छा होगा? नहीं हो सकता है। कोई बच्चा को मलेरिया हो गया, अब जब मलेरिया किसी बच्चे को हो गया, 8 से 10 दिन चला गया, तो 8 से 10 दिन में बच्चा बीमार पड़ गया, उठ नहीं पा रहा है, उतना दिन से उसका क्लास छूट गया, क्लास छूटेगा तो पाठ में, लेसन में पीछे रह जाएगा। बीमार पड़ने पर नहीं कहते मैडम बीमार हो गए थे, नहीं पढ़ाई हुआ, क्लास छूट गया। तो बेटर स्कूलिंग के लिए, किसके लिए? बालकों के लिए, बालक के लिए, किशोरों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं उनका बेटर स्कूलिंग हो, ये उनकी भूमिका है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव लाइफ। हम सबके लिए, हम स्वस्थ रहेंगे तो प्रोडक्टिव लाइफ जिएंगे, उत्पादक जीवन जिएंगे, हमारी उत्पादयिता रहेगी। मान लो जो व्यक्ति बाहर से पैसा कमा के नहीं ला रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन घर में काम तो कर रहा है, घर वाले सदस्यों को खाना पका के खिला तो रहा है। अगर गृहिणी है, अगर स्वस्थ रहेगी तो खाना पका के खिलाएगी, बालकों के कपड़ों को धोएगी, बालकों को पढ़ाएगी, पढ़ी लिखी है तो बालकों की परवरिश अच्छे तरीके से करेगी, घर की साफ सफाई करेगी, तो इससे भी तो पैसा की बचत हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ आप। प्रोडक्टिव लाइफ में अगर हम बीमार हो जाएंगे, गृहिणी बीमार पड़ जाएगी, तो आप देखो 4 दिन बीमार पड़ के आपको चाय बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मुश्किल से आपके पति, आपके बच्चे मुश्किल से चाय बनाएंगे, मुश्किल से रोटी किसी तरह से बना लेंगे, या खिचड़ी बना के खिला देंगे आपको। 4-5 दिन के बाद आपका मन करेगा कि उठो भाई किचन जाके संभालूं, है ना? तो कोई भी व्यक्ति है अगर घर में है तो प्रोडक्टिव लाइफ जीता है और देश को कुछ देता है। हम बैठे ठाले नहीं रहते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि स्वास्थ्य का अर्थ यही है कि केवल रोग की अनुपस्थिति होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कुशलता भी होनी चाहिए। मतलब जो हम अच्छे से काम करें। इसके बाद है लेस डेथ। अगर बीमारी कम होगा तो संक्रामक रोगों के कारण होने वाली बीमारी भी कम होगी। जैसे मलेरिया से आपने सुना कितने लोग मर गए, फाइलेरिया से कितने लोग मर गए, डेंगू से कितने लोग मर गए, स्वाइन फ्लू से कितने लोग मर गए, कितने लोग मर जाते हैं आपके, कोरोना से कितने लोग मर गए, सब इन्फेक्शियस डिजीज है। तो अगर हम हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखेंगे तो डेथ भी कम होगा, बीमार कम पड़ेंगे। बीमार कम पड़ेंगे तो बीमार अगर पड़ेंगे भी तो बहुत इतनी सीरियस बीमार नहीं पड़ेंगे कि हमें मृत्यु अपनी गोद में सुला जाए। नेक्स्ट आता है बेटर लर्निंग आउटकम्स। ये स्कूल वाले बच्चे के लिए है, याद रखो। स्कूल में जाएंगे बच्चे अच्छा से सीखेंगे अगर स्वस्थ रहेंगे तो। मान लो हम बीमार हैं, ठीक है, हम बीमार हैं, आज हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज जा करके सर्दी जुकाम से हम पीड़ित हैं या हम मलेरिया से पीड़ित हैं, हम अपनी सीएल बचाने के लिए, हम अपनी छुट्टियां बचाने के लिए हम स्कूल जा रहे हैं या अपने अटेंडेंस देने के लिए स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारा काम करने में मन नहीं लगेगा। मेरा तो बस लगेगा कि सिर दर्द हो रहा है, आंखें जल रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, बुखार हो रहा है, आलस्य आ रहा है, जी मिचला रहा है, भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो क्या वैसी स्थिति में कोई बालक स्कूल में सीख सकता है? कोई टीचर स्कूल में पढ़ा सकती है या पढ़ा सकता है? कोई कर्मचारी अपनी ऑफिस में काम पूरे मन से कर सकता है? नहीं। बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए हेल्थ और हाइजीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने बताया। स्वस्थ पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये कोई कहावत नहीं है बेटा, ये सत्य है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और पहला सुख निरोगी काया। आपके पास खूब है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, बेटे हैं, बेटियां हैं, नाते हैं, रिश्तेदार है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, आप पीड़ित हो विभिन्न प्रकार के रोगों से, चाहे आपको पेट दर्द हो रहा हो या कान दर्द हो रहा है या आंख दर्द हो रहा है या नाक दर्द हो रहा है या दांत दर्द हो रहा हो, इतने दिन में तो अपन पीड़ा तो देख ही लिए बीमारी का, सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते, आर्थिक प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे। जो हमारे
लोग हैं, हमारे जो माता पिता, हमारे जो सास ससुर, हमारे जो पति हैं, वो अपना सब कुछ सेवा के साथ अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो छोटे अस्पताल में इलाज नहीं हो पाती है, बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ से अगर डॉक्टर रेफर कर देता है कि आपको और बड़े अस्पताल में जाना है तो फटाफट वो एम्बुलेंस बुलाते हैं और लेकर के चले जाते हैं। अपने घर का जेवर बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, जाने रिश्तेदारों से कर्जा ले लेते हैं कि भाई हमारा आदमी बीमार पड़ गया है, हमारी औरत बीमार पड़ गई है, अभी पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, फिर जैसे ही ठीक होगी, हमारा आर्थिक स्थिति ठीक होगा, मैं आपको लौटा देंगे। तो क्या भूमिका हेल्थ एंड हाइजीन की? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वो खुद काम करेगा, वो पैसा कमाएगा, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। अगर हम झाड़ू पोछा करके पैसा बचाते हैं तो भी हमारा बचत हो रही है, हमारे पैसा किसी नौकरानी के पास नहीं जा रहा है। हम खाना पका रहे हैं तो भी हम बचत कर रहे हैं, हम फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो भी हम बचत कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, किसके लिए? समुदाय के लिए। इसके बाद हायर इनकम, आपकी आय बढ़ेगी। अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपकी आय बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा आपकी का इलाज में जाना चाहिए पहले उस पैसे की बचत होगी, और आप स्वस्थ रहोगे तो प्रोडक्टिव वर्क करोगे। क्योंकि हेल्थ का परिभाषा यही है कि केवल निरोग रहना ही नहीं है, केवल निरोग रहना या रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी उसको स्वस्थ होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। मतलब काम करते रहना चाहिए, मतलब निरंतर काम करते रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। जो इस लायक जो है, जो कर सकता है वो करे। सिलाई का काम कोई कर सकता है तो सिलाई काम करके अपना इनकम बढ़ा सकता है, जो पढ़ा सकता है पढ़ा करके इनकम बढ़ा सकता है। कोई मजदूर है, मजदूरी करके अपना इनकम पेट भर सकता है। आपने देखा था कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, जब काम सबके छूट गए थे तो मजदूर बेचारे घर भागने लगे थे, काम नहीं मिल रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी बंद हो गई, कंपनियाँ बंद हो गई, तो उनको खिलाने के लिए सरकार को आना पड़ा, दानदाताओं को आना पड़ा, समाज सेवियों को आना पड़ा। अब बाकी आज के दिन में तो कोई नहीं किसी का खा रहा है। उस टाइम जगह जगह लगाए गए थे टेंट, भाई यहाँ पर आइए, शिविर लगाए थे, कैंप लगाए गए थे, यहाँ पर प्रवासी मजदूर है या नीडी पर्सन है, यहाँ रोटी खाइए। आज कोई सभी रोटी अपना कमा के खा रहे हैं। ये किसका है? सामुदायिक विकास के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए इसकी मुख्य भूमिका है। हायर इनकम समझ में आ गया। इसके बाद है सपोर्टिव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव। हेल्थ और हाइजीन की मुख्य भूमिका होती है वातावरण को सपोर्ट करना। एंड वातावरण में जितनी भी प्रकार की, जैसे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, साउंड पोल्यूशन हुआ, तो खास करके जो वाटर पोल्यूशन है जिसके कारण वाटर बोर्न डिजीजेज होता है, एयर पोल्यूशन है जिसके कारण एयर बोर्न डिजीजेज होता है, सॉइल पोल्यूशन है जिसके कारण सॉइल के कारण जो रोग हो रहे हैं, जैसे सॉइल में कृमि पनप जाता है, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, गोल कृमि है, फीता कृमि है, सब पनप जाते हैं कि नहीं पनपते हैं? मिट्टी में ही रहते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के और दूसरे भी पैथोजेंस होते हैं, ये सब पनपते हैं रोगों और लोगों को बीमार करते हैं। तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना, हमारा वातावरण सपोर्टिव होना चाहिए। इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। कैसे समझोगे? लेस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऐसे, बीमार व्यक्ति की सेवा के साथ साथ दवाइयों पर खर्चा होता है और उसको मेंटेनेंस करने के लिए अतिरिक्त दूध देना पड़ता है, फल ला के देना पड़ता है, सब्जियां ला के देना पड़ता है, फलों के रस ला के देना पड़ता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक हुआ ना। जैसे कोई मलेरिया से ग्रसित है, या मुझे मान लो डायरिया हो गया है, या मैं मलेरिया से पीड़ित हूँ, या कोरोना से पीड़ित हूँ, या किसी और बीमारी से पीड़ित हूँ, तो हमारे पर खर्चा अधिक आएगा घर वालों का। फल काट के मुझे ही देंगे, हालांकि घर वाले की हैसियत नहीं है फल खिलाने की, लेकिन हमें खिलाएंगे क्योंकि इसको रिकवर करवाना है। हमें टोमेटो का सूप भी देंगे, टमाटर का सूप देंगे, भले वो 100 रुपये किलो क्यों नहीं हो। पालक का सूप भी पिलाएंगे क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। दूध देंगे, दही देंगे। लेकिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो रोटी दाल खा करके, अब प्याज और चटनी अचार खा करके भी हम अपना दिन निकाल सकते हैं। दाल रोटी एक सब्जी मिल गया, बहुत है, थोड़ी छाछ मिल गई, थोड़ी सी दही मिल गई, काम हो गया, है ना। लेकिन अगर बीमार व्यक्ति के लिए ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, उसको जल्दी से जल्दी हेल्दियर करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, तो लेस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भूमिका इसकी। हेल्थ एंड हाइजीन की क्या भूमिका है? जो भी जर्म्स है, जो भी पैथोजेंस है, उसको दूर रखता है, पास नहीं आने देता है ना। जब पास नहीं आने देगा तो क्या होगा? बीमारियां नहीं फैलेंगी।
जर्म से तो फैला रहे हैं। जैसे बात अभी मैं बता रही हूँ आपको, वातावरण में हजारों लाखों की संख्या में रोगाणु दौड़ रहे हैं और हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। कुछ श्वास के माध्यम से कर रहे हैं, सांस लेने के माध्यम से, कुछ मुंह के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे गलती से उंगली मुंह में चला गया, खाने के माध्यम से कर रहे हैं, या पानी पीते हैं ग्लास के माध्यम से चला गया, कितने तरह के। लेकिन जब हमारा स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण रहेगा तो जर्म्स हमसे दूर भागेंगे, कीटाणु और जीवाणु पास में नहीं रहेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे तो हम प्राउड फील करेंगे। आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनते हो, आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, आपका बिस्तर नीट एंड क्लीन रहता है, कैसे फील करते हो? ओहो, अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति आता है, बाहर का आदमी अभी आता है तो आपको पूरे घर दिखाने में कोई शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर गंदगी रहेगा तो आपको शर्म आएगी। कहते नहीं यार ये गलियाँ बहुत गंदी है, बनारस की गलियाँ बहुत गंदी है, जोधपुर की गलियाँ बहुत गंदी है, वो सड़क बहुत गंदा है, तो आदमी को शर्म आता है कि बाहरी लोग आएंगे तो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कितना गंदा है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, कितनी गंदगी है इसमें, लोग कैसे गंदे घूम रहे हैं। लेकिन वही सजा धजा और क्लीन शेव किया हुआ और अच्छे से बाल कढ़े हुए, है ना, अच्छे से व्यक्ति रहता है तो उसकी अलग से फील करता है, प्राउड फील करता है, गर्व महसूस करता है अपने कंट्री पर, अपने स्टेट पर, अपने होम पर, अपने रिलेशंस पर, अपने फैमिली पर, अपने एनवायरनमेंट पर। अगर किसी का खेत ही है, खेत भी बड़ा अगर व्यवस्थित है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की कलियाँ लगी हुई हैं, सबसे खुशबू आ रही है, कितना अच्छा लगता है। और एक खेत ऐसा ले जाओ जहाँ पर गंदगी गंदगी है, कोई इसमें पैर रखना चाहेगा? कोई इसमें 2 मिनट खड़ा रहना चाहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहना चाहेगा? क्योंकि उससे बदबू आ रही है, वो हमारे भीतर निगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो निगेटिविटी को प्रोड्यूस नहीं होने देने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आपका है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हेल्थ एंड हाइजीन जरूरी है। आप खुद देखो ना, 2 साल पहले जब कोरोना आया था किस तरह से हम लोग परेशान हुए, मिलियंस ऑफ लोग परेशान हुए। कितने लोग घर गए पैदल, कितने लोग रास्ते में टपक पड़े, कितने लोग ट्रेन में आए और ट्रेन में सोते रह गए, ट्रेन के पटरी पर धड़ाधड़ ट्रेन आया और काटते हुए चला गया। कोरोना ही एक अकेले आया था ना, पूरा विश्व में अकेले ही फैला था, तबाही मचा दिया। डायरिया आती है तो तबाही मचा देता है, कॉलरा आता है तबाही मचा देता है, डेंगू आता है तबाही मचा देता है, प्लेग आता है तबाही मचा देता है। तो इन रोगों से, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए समुदाय में हेल्थ और हाइजीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे संबंधित मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसका भी आंसर आपसे पूछूंगी, आंसर बताऊंगी और आपको सपोर्ट करूंगी। दूसरी बात, आपने कहा था मैडम, हमने बताया था आपने क्या बताया था, 80 to 120 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। बिल्कुल राइट है, ये गलत नहीं है। प्रौढ़ के रक्त में, किसके लिए? हम डायबिटीज़ के केस की बात कर रहे हैं। जब डायबिटीज़ के केस की बात करेंगे तो हमारे जो जनरल होता है, हमारे रक्त, एक प्रौढ़ के रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है 80 to 120 मिलीग्राम पर DL ही होता है। लेकिन आप डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हो तो अगर आपका 80 to 150 रहेगा तो भी डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, अभी आपको डायबिटीज़ नहीं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? अभी डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ जनरली होता ही है, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है। डायबिटीज़ क्या है? मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है। किसका? खास करके कार्बोहाइड्रेट का। इसका मैं बाद में चर्चा करूंगी, डायबिटीज़ पूरा पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी डायबिटिक कोमा क्या है, क्यों होता है, और डायबिटीज़ में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट करते हो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा।